बंद ही कर देता हूँ। नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं श्रम कानून पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं विषय विशेषज्ञ श्री हाशिम अली अधिवक्ता जी। कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है श्रम कानून, तो हम आपको बता दें कि आज हम खास तौर से बात करेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पर। इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कि ये कानून क्या है और इसमें क्या क्या कर्मचारियों के लिए प्रावधान किए गए हैं और किस तरह से इसमें कर्मचारी इस कानून का लाभ ले सकते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755266049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। टेलीफोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें 1800-233-0040, 0755266049। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं और जानते हैं पहले सर आपसे कि श्रम कानून क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं श्रमिकों के लिए। चित्रा जी, मैं सबसे पहला तो आपका धन्यवाद कहूँगा कि आपने टीवी के माध्यम से श्रमिकों के हितों के लिए, उस श्रमिकों के लिए, जैसे 1 मई में दिवस होता है, श्रमिकों का दिवस कहा जाता है जी। और उसमें श्रमिकों के लिए बातचीत की जाती है कि श्रमिकों को क्या क्या मिलना चाहिए, क्या उनकी तकलीफ़ है या क्या उनके बारे में किया जा सकता है या शासन क्या कर रहा है, उस सब के बारे में बात करते हैं। तो आपने तो मैं सबसे पहला तो आपको बधाई के पात्र आपके लिए हैं और दूरदर्शन को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं कि इस शुभ मौके पर आपने मुझे बुलाया और इसके बारे में बात करने की बात की। तो जैसा कि आपने पहला सवाल किया कि श्रम कानून क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। श्रम कानून के अंतर्गत मुख्यतः 3 लॉ हैं। एक तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जी, दूसरा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और तीसरा है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जी। ये तीनों ही मुख्यतः श्रमिकों के लिए हैं, उनके हितों के लिए हैं। लेकिन आज अपन सबसे पहला कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बात करते हैं बिल्कुल कि ये क्या चीज़ है और इसका उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो बनाया गया है वो कर्मचारियों के हित के लिए बनाया गया है जी। और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शासन के द्वारा और इस एक्ट की मंशा के अनुसार क्या क्या सुविधाएं दी जा सकती हैं, एक श्रमिक को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और किन किन परेशानियों से वो गुजरता है, वो सब चीज़ें उसको प्राप्त हों, कम समय में हों, कम खर्च में हों और अच्छे से हों। इसके लिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम बनाया गया जी। और इसके तहत कर्मचारियों को ये मतलब सोशल वेलफेयर एक्ट कहलाता है, जिसमें मैक्सिमम पूरा मतलब यानी जितना जो पैसा खर्च करना है वो नियोक्ता को करना है कंट्रीब्यूशन अदा करने के लिए और उसका छोटा सा पार्ट एम्प्लॉय से लिया जाकर और पूरा काम जो भी उसका बीमारी है, दुख तकलीफ है, उसका फ़ायदा जो है कर्मचारी को दिया जाता है जी। इसका मेन उद्देश्य है जी। तो जैसा कि आपने बताया कि श्रम कानून के अंतर्गत ही ये प्रावधान किया गया है, तो इसमें दायित्व किस पर आता है, बीमा का दायित्व किस पर है, किसको कराना है? बीमे का दायित्व एम्प्लॉयर के ऊपर आता है, जो कर्मचारी का नियोक्ता होता है या जो आदमी कर्मचारियों से काम लेता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, सिनेमा घर हो, होटल्स हो, जहाँ 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं जी, वहाँ कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने का दायित्व एम्प्लॉयर का होता है। क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कार्य के दौरान, कार्य के परिणाम स्वरूप अगर कोई दुर्घटना होती है जी, तो उसकी जिम्मेदारी अगर वो एम्प्लॉयर ने ईएसआई में उनको कवर्ड कराया है, उनके हितों की रक्षा के लिए ईएसआई कंट्रीब्यूशन जमा किया है, तो पूरा दायित्व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का आ जाता है और वही उसका इलाज कराते हैं। पूरा अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी के आधार पर उसको अंशदान का भुगतान करते हैं, पैसा देते हैं, राशि देते हैं। इस तरह करके उनको पूरी दायित्व जो है एम्प्लॉयर का है जी। इस बीच एक कॉलर लाइन पे हैं बाराबंकी से, हम उनका सवाल लेते हैं जी। नंदू स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, मैं नंदू स्वरूप मैं जानना चाहता हूँ कि जो सर्विस कानून बना है जी, ये सभी लोग कैसे जानेंगे कि हमारे इसके लिए कौन कौन से कानून बने हैं, कौन कौन से इसके लिए, और दूसरी चीज
अब कोई मजदूर अगर काम कर रहा है और काम करने के वक्त उसकी अंग हानि हो गई है, जी जान की हानि हो गई, तो ऐसे प्रकार में हाँ, उसका जो नंद परिवार है, स्वरूप जी, उसका पालन पोषण किस प्रकार बिल्कुल से आपका सवाल समझ में आ गया है। कहाँ से बोलना? ये बाराबंकी से बोल रहे हैं। इनका क्या है श्रम कानून के अंतर्गत श्रम यदि कानून किसी को बाराबंकी कुछ हो किस जाता स्टेट में है है? तो पहला तो वो देखिएगा, उत्तर प्रदेश से यूपी में है। यूपी में। तो वहाँ का जो लोकल एक्ट है आपका, आपको वो देखना पड़ेगा कि वो आपको क्या आसानी देता है, वहाँ पर क्या प्रावधान किए वहाँ हैं। पर तो क्या प्रावधान है। कर्मचारियों के लिए सब जगह वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट जो होता है 1923 वो जी। सभी जगह लागू होता है। इसके तहत अगर कोई भी कर्मचारी या कोई भी वर्कर कार्य के दौरान या कार्य के परिणाम स्वरूप उस कैंपस में कोई दुर्घटना होती है या कुछ भी होता है, तो उसके लिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में एम्प्लॉयर जहाँ वो काम कर रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार होता है इलाज कराने के लिए, और अगर स्थायी अपंगता है तो उसका कंपनसेशन देने के लिए भी एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है, मालिक का दायित्व होता है। नंद स्वरूप जी, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि हर प्रदेश के अपने अलग अलग नियम होते हैं और उसके हिसाब से वहाँ पर सहायता प्रदान की जाती है। आपके वहाँ क्या नियम है, किस तरह से कानून में प्रावधान किए गए हैं, उस हिसाब से वहाँ सहायता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच से इस प्रश्न को उठाया। आप हमेशा ही हमारे इस कार्यक्रम में विषय से संबंधित सवाल करते रहते हैं, तो हम धन्यवाद करते हैं कि आप जागरूक होकर एक उपभोक्ता के रूप में हमारे और भी उपभोक्ताओं को जागृत कर रहे हैं। हाशिम सर, जैसा कि आपने बताया कि इसमें ये प्रावधान किए गए हैं, तो कितनी राशि अदा करनी होती है यदि कोई बीमा करना चाहता है या कर्मचारियों का जो नियोक्ता कराता है, तो उसकी कितनी राशि उसको जमा करनी होती है, एक व्यक्ति के लिए कितनी होती है, और यदि वो इकट्ठा करवाता है तो कितनी होती है, और किस किस हेड में होती है? कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के लिए जो एम्प्लॉयर होता है उसका दायित्व होता है कि वो ईएसआई में कवर्ड कराने के लिए अपने कर्मचारियों को उनकी सूची प्रदान करे और बताए कि हमारे यहाँ इतने कर्मचारी हैं। उसी आधार पर जो कंट्रीब्यूशन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में जमा करने का दायित्व है वो एम्प्लॉयर का है। जी 3.75% या 3.5% एम्प्लॉयर को देना होता है और 0.75% एम्प्लॉई की सैलरी से डिडक्ट होता है। जी ये अमाउंट कंट्रीब्यूशन के तौर पे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उसमें जमा होता है जी, और उसी आधार पर हम उन्हीं कर्मचारियों की जिसने हमें एम्प्लॉयर ने जो लिस्ट मुहैया कराई है, प्रोवाइड की है, उसी आधार पर हम उन कर्मचारियों को कवर्ड मानते हैं कि अगर कार्य के दौरान और कार्य के परिणाम स्वरूप या उस कैंपस में कोई भी दुर्घटना घटित होती है तो उसका दायित्व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पूरा करता है। जी इवन कि अगर कर्मचारी को उसने कवर्ड कराया है और उसका बीमा कराया है तो वो बीमार होता है तो हॉस्पिटल से कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के वहाँ पर उसको वो मिलता है, और अगर डिसेबिलिटी है तो डिसेबिलिटी के लिए एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है। मेडिकल बोर्ड ये तय करता है कि डिसेबिलिटी कितनी है, और अगर उस डिसेबिलिटी से आप डिसएग्री करते हैं तो आप उसकी अपील सीधे ईएसआई कोर्ट में कर सकते हैं। बिल्कुल। इस बीच सागर से एक और कॉलर लाइन पे, हम उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम नमस्ते, हमारे सर को भी नमस्कार। जी मेरा सवाल ये था, जो कर्मचारी एक्ट के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ये किन किन लोगों पर लागू होता है, मतलब जो परमानेंट है सिर्फ वो ही, या फिर जो मजदूर हैं जो घरों का मकानों का काम करते हैं, खेतों का काम करते हैं, क्या ये सबके लिए लागू होता है या फिर जो परमानेंट है और एक ही ऑफिस में काम करते हैं उन्हीं के लिए है? बहुत अच्छा सवाल है आपका, इन्होंने बड़ा रिलेवेंट सवाल किया है। देखिए, इसमें स्थायी और अस्थायी की बात नहीं है। जहाँ पर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील हैं उस एरिया को शासन ने नोटिफाइड किया हुआ है, तो वहाँ तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत वो कर्मचारी कवर्ड होते हैं। उनका दायित्व कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत बनता है कि वो उसको कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम उनका इलाज कराए। जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान प्रभावशील नहीं है वहाँ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट लागू होता है, और कार्य के दौरान और कार्य के परिणाम स्वरूप अगर कोई भी मजदूर को कमर्शियल है,
मतलब यानी अगर कोई आदमी अपने घर में कोई पुताई का या रंगाई का काम कर रहा है या करवा रहा है तो वो कमर्शियल नहीं है, तो उसमें WC के प्रावधान प्रभावशील नहीं होते हैं जी। उसमें कंपनसेशन मिलने का कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है किसी की। तो अब आप किस तरह का काम करते हैं, कहाँ करते हैं, इसका भी आपने क्लियर नहीं किया है। और खाली खेतिहर मजदूर हैं अगर, तो उसके लिए एक अलग कानून हैगा, उसमें आप जाके शिकायत कर सकते हैं कि मुझे मज़दूर को जो है काम लेती वक्त वो चीज़ें मुहैया नहीं कराई जिससे मैं इस दुर्घटना से बच सकता था जी, तो आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। जी। हशीम जी, जैसा कि इनका सवाल है तो उससे मिलता हुआ एक सवाल निकल के आता है कि कर्मचारी जो बीमा है उसमें कौन कौन कवर होते हैं। कर्मचारी बीमा अधिनियम के अंतर्गत जो राज्य बीमा अधिनियम है उसके अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं? वो कर्मचारी जो जिनकी सैलरी 21,000 तक की है जी, वो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत जी, कवर्ड है, जी, बशर्त के उस जो एम्प्लॉयर है उसने उनका अंशदान जमा किया हो, जी, उन्हें बीमित कराया हो, जी, वो लोग उसके इंटाइटल हैं। कई बार क्या रहता है कि 10 से कम कर्मचारी होते हैं जी, तो एम्प्लॉयर उनका बीमा नहीं कराता है, जी, जबकि एम्प्लॉयर का दायित्व है जी, कि वो अपने कर्मचारियों को सुरक्षा दे, उनकी बिल्कुल। हिफाजत करे, जो उनके लिए काम कर रहे हैं बढ़ के उनको चाहिए। इसीलिए कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ने ऑनलाइन प्रावधान किया है कि अगर कोई इस कोड संख्या को प्राप्त करना चाहता है या अपने जी। कर्मचारियों को कवर कराना चाहता है इस अधिनियम जी। के तहत, जिसका काम ही सिर्फ पैसा बांटना और सेवा करना है। जी, आपने बताया कि नियोक्ता का दायित्व है कि वो इंश्योरेंस कराए। कराए। यदि कोई नियोक्ता इंश्योरेंस नहीं कराता है, जैसा आपने अभी बताया कि 10 से कम होते हैं तो कई बार नहीं कराते हैं, ऐसी स्थिति में यदि किसी कर्मचारी को कोई दुर्घटना होती है या किसी तरह की कोई समस्या होती है स्वास्थ्य संबंधी, तो वो क्या कर सकता है और वो किसके खिलाफ कार्रवाई करेगा फिर? ऐसी स्थिति में जहाँ ESI कवर्ड नहीं, ESI से कवर्ड नहीं कराया गया है या बीमित नहीं कराया गया है, तो कर्मचारी को एक हक प्राप्त है, वो है वर्कमैन कंपनसेशन में, जी, कि वो जिसके यहाँ काम कर रहा है उसके खिलाफ लेबर कोर्ट में लेबर कमिश्नर के नाम से एक, मतलब लेबर कोर्ट ही होती है वो भी, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन के तहत एक शासन ने कमिश्नर बैठा रखा है वहाँ, जी, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी को जी। या आपकी जो भी चोट आई है उसको वो साक्ष्य के उसमें या डॉक्टर्स के ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्टर सर्टिफिकेट वो डिसाइड करते हुए उसको अवार्ड दे सकता है। जी, ऐसा नहीं है कि ESI में कवर्ड नहीं है तो वो वर्कमैन कंपनसेशन में नहीं जा सकता, जी, उसके पास प्रावधान है जी, कि वो वर्कमैन कंपनसेशन में अपना क्लेम करे जी। और राशि प्राप्त करे। तो वर्कमैन कंपनसेशन में यदि वो श्रम कानून के अंतर्गत जाता है, अपना केस लगाता है, क्योंकि कर्मचारी बीमा उसका नहीं है तो उसके पास सेकंड रेमेडी ये है, बिल्कुल। तो उसमें फिर दायित्व किसका रहेगा? वर्कमैन कंपनसेशन में कौन पैसा देगा? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जहाँ वो काम कर रहा है, जी, टोटल उसके ऊपर आएगा, जी, पूरा 100% लायबिलिटी एम्प्लॉयर की है, जी। जहाँ वो काम कर रहा है। जी। तो श्रम कानून में कर्मचारी राज्य बीमा, वर्कमैन कंपनसेशन और औद्योगिक विवाद, ये तीनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। और यदि एक रेमेडी नहीं है तो वो दूसरी में जा सकता है, यदि एम्प्लॉयर ने उसका बीमा नहीं कराया तो। नहीं, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है वो कंपनसेशन के लिए नहीं है। जी, जी, वो अलग विवाद, वो अलग वो अलग विवाद है, विवाद, वो वो अलग विवाद विवाद है, है। वो श्रम कानून के अंतर्गत हम श्रम, बात हाँ, कर रहे है, थे श्रम कि कानून तीन के हैं, अंतर्गत आता है वो भी। तीनों आते हैं, जी, जी, तीनों के अंतर्गत आते तो हैं। ये- उसमें सेवा समाप्ति आती है, जी, या किसी ने एम्प्लॉयर ने कोई पैसा रोक लिया है जी, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सेक्शन 33C2 में वो जा सकता है जी, कि एम्प्लॉयर ने मेरा ये पैसा रोक लिया है, जी, तो लेबर कोर्ट उसको वो पैसा दिलाने के लिए जिम्मेदार है। सेवा समाप्त कर दी गई है किसी भी कर्मचारी की, बिना किसी रीजन के, बिना किसी कारण के, या कारण बता के भी किए, और जी। उसको वो कर्मचारी उससे एग्री नहीं करता, जी, एग्रीव्ड है, तो वो उसको अधीन कर्मचारी उसके श्रम न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकता है। जी। हम जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि जो कर्मचारी बीमा है तो निगम है, तो उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो कि कर्मचारी है और उसका बीमा है तो उसको किस तरह के लाभ दिए जा सकते हैं और क्या क्या लाभ वो ले सकता है? कर्मचारी बीमा अधिनियम के तहत जो कर्मचारी बीमित है, जी, अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई इंजरी होती है तो उसका तो हम कंपनसेशन देते ही हैं। जी, वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष जाता है कि ये डिसेबिलिटी इसकी कितने % है, जी,
अगर मेडिकल बोर्ड ने ये तय कर दिया कि इसमें 40% डिसेबिलिटी है जी और 40% के हिसाब से हम उसको भुगतान करते हैं, जी लेकिन जिसको जो डिसेबल है या जिसको डिसेबिलिटी कर्मचारी को आई है जी वो उससे एग्री नहीं करता है कि मेरी 40% नहीं है 80% है, जी तो वो ईएसआई कोर्ट के समक्ष उस डिसेबिलिटी को चुनौती दे सकता है कि मेरी डिसेबिलिटी 40% नहीं है बल्कि 60% है या 80% है। जी लेकिन उसके लिए उसको अपने डॉक्टर को जहां उसने दिखाया है जो 40% डिसेबिलिटी से डिसएग्री कर रहा है तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा, जी वो बता सकता है कोई डॉक्टर। बिल्कुल हमारा मेडिकल बोर्ड ने अगर 40% डिसेबिलिटी दी है और वो कहता है कि 40 नहीं है, दूसरा डॉक्टर कहता है, कोई स्पेशलिस्ट कहता है कि ये 40% नहीं है 60% है, जी तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम न्यायालय का फैसला फाइनल होगा, वही डिसाइड करेगा कि इसमें डिसेबिलिटी कितनी है। जी, आपने बताया कि जो परमानेंट डिसेबिलिटी होती है उसके हिसाब से आकलन किया जाता है किसी भी कर्मचारी की क्षतिपूर्ति का। तो परमानेंट डिसेबिलिटी में जो आंकड़ा है या आकलन है वो किस आधार पे होता है कि किसी को 40% है या 20% है, तो उसको कितनी राशि किस हिसाब से दी जाती है, उसका पैरामीटर क्या है? डिसेबिलिटी को नापने का या डिसेबिलिटी डिसाइड करने का कर्मचारी की क्षतिपूर्ति का जी क्षतिपूर्ति जी क्षतिपूर्ति आकलन का जो तरीका है, चाहे वो ईएसआई में हो चाहे वर्कमैन कंपनसेशन में हो, दोनों कर्मचारी की आय जी कर्मचारी की आयु जी और कर्मचारी की डिपेंडेंसी, जी ये सब चीज़ें देखी जाती हैं, जी है ना। इनके आधार पर ही कर्मचारी को जो क्षतिपूर्ति राशि है वो डिसाइड की जाती है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति राशि इकट्ठी नहीं दी जाती, जी एक मुश्त नहीं दी जाती, जी बल्कि उसका एक परसेंटेज होता है, वो उसको पेंशन के रूप में मिलता रहता है। जी, आपने बताया कि आयु आयु इनकम और डिपेंडेंसी के कितने आश्रित हैं उस हिसाब से आकलन होता है। तो वो कैसे गुणांक कैसे लगता है, मतलब आकलन इसका क्या संबंध है आपस में इन तीनों चीज़ों तीनों का? चीज़ का इसलिए है कि अगर जैसे कोई आदमी यंग जाता है जी, तो उसके उदाहरण लिए के तौर बाकी पर हम समझना चाहते हैं, हमारे उदाहरण के दर्शकों तौर को पे अगर समझाना चाहते 24 साल का आदमी जाता है हैं। जी तो 24 साल की जो कर्मचारी था उसके आगे पूरा भविष्य पड़ा था। जी वो अगर एवरेज एज अपन 70 साल माने तो वो इतना और जीता। उसके जी। 2 बच्चे थे जिनको उसको पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए जी उसकी योजनाएं थी जी और उसकी आयु उसकी जो तनख्वाह का है या वेतन का है वो भी अच्छा था, जी। तो उसके हिसाब से गुणांक करके लगता है। जी एक WC में चार्ट दिया हुआ है, उसके जी। आधार पर उसकी वो तय की जाती है। इसमें दोनों चीज़ें हैं। वर्कमैन कंपनसेशन में चार्ट बनाया गया है कि ये उंगली का कितना होगा, इसका जी। कितना होगा, इसका कितना होगा। अगर कोई आदमी राइट हैंड वाला है जी तो उसकी तो अगर राइट हैंड चला गया तो उसकी 100% डिसेबिलिटी हो गई, जी है ना, क्योंकि वो क्योंकि राइट काम हैंड ही वो सीधे काम हाथ से से खत्म करता है, तो बिल्कुल। डिसेबिलिटी हो गई। जी लेफ्ट हैंड ही था और राइट हैंड गया है तो वो जी। चार्ट बना हुआ है, उसी आधार पे उसका वो तय होता है। जी, डिपेंड करता है कि जी। उसका काम क्या था, जी, उसकी आयु कितनी थी, आय कितनी थी और आश्रित कितने आश्रित थे। कितने थे, उस आधार पे क्षतिपूर्ति का आकलन क्षतिपूर्ति। होता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है आपने। हम बात करें महिला कर्मचारियों की, तो महिला कर्मचारियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और वो क्या क्या लाभ उनको दिए जा सकते हैं इस कानून में? महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव कर्मचारी बीमा अधिनियम के तहत जो कर्मचारी महिलाएं होती हैं जी उनको मैटरनिटी लीव मिलता है। जी पहला 24 वीक का था, अब उसको बढ़ा के 26 कर दिया है। जी वीक बढ़ा दिए, पहला 12 वीक का था बल्कि, जी तो अब उसको 26 वीक का रख दिया है और उसकी जो उतने टाइम की जो सैलरी होगी वो उसको मिलेगी। मैटरनिटी लीव का फ़ायदा उसको मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि वो मैटरनिटी लीव पे है तो उसको उस पीरियड का वेतनमान नहीं मिले, जी वो कर्मचारी राज्य बीमा से मिलेगा। जी, मतलब 6 महीने मैटरनिटी लीव है जी, तो वो बीमा से वो राशि उसको दी मिलेगी, जाएगी, मिलेगी। नियोक्ता को नहीं देना नहीं, होगी। बीमित एक बार हो गया जी, तो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के ऊपर पूरे महिला दायित्व कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान विशेष किया गया है, प्रावधान। विशेष प्रावधान। विशेष प्रावधान। इसके अलावा और कौन कौन से लाभ उनको दिए जा सकते हैं? हमारे हॉस्पिटल्स हैं वैसे तो जो भी बीमित है, जी जो बीमित कर्मचारी है उसके लिए हमारे पास सोनागिरी में हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरीज हैं, जी या बीमित व्यक्ति का कोई ऐसा इलाज है जो हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, जी तो ऐसे कर्मचारियों को हमारे 8 से 10 हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनसे हमारा टाई अप है। जी हम अगर हमारे पास नहीं है उसका इलाज तो हम
हॉस्पिटल्स को रेफ़र करते हैं। जी हमारी यह कैशलेस मामला होता है कि कैश जी। ना हम देते ना लेते। जी तो जिस हॉस्पिटल में हमारा टाई अप था, जैसे मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में आदमी गया, कर्मचारी गया हमारा, जी। और उसने वहाँ इलाज कराया, जो भी पैसा लगा उसका, जी। तो वो हॉस्पिटल से हमारा वो रहता है कि हम या तो हॉस्पिटल को करेंगे जी। या वो लिख के दे दे कि साहब मुझे दे दीजिए, मैं हॉस्पिटल को करूँगा। जी तब हम उनमें से दोनों को भी जो बिल है डायरेक्ट उसको ट्रांसफ़र करेंगे, जी। कैश नहीं देते हैं। हाशिम जी, कोई नियोक्ता यदि ये सारी सुविधाएं नहीं दे रहा है, नहीं कर रहा है, और किसी कर्मचारी को ये जानकारी नहीं है कि उसे कहाँ जाना है, किस कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना है, या उसे इस कानून का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसको जागरूक करने के लिए क्या कोई प्रावधान है, या वो कैसे अपने अधिकारों का उपयोग कर सकता है? देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान में तो ये चीज़ें आम हैं कि कई लोगों को कई चीज़ों की जानकारी नहीं है। जी तो उसके लिए कम से कम उसे किसी से तो कांटेक्ट करना पड़ेगा, किसी से तो बात करना पड़ेगी कि भाई कोई एक आदमी उसको सही सलाह दे दे कि ऐसा मेरे साथ हुआ है या मेरे साथ ये दुर्घटना हुई है। तो जैसे लेबर डिपार्टमेंट बना इसीलिए है कि जी। कर्मचारियों की जो भी समस्या है, जी और वहाँ कोई भी कोर्ट फीस या स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। जी वहाँ जाके आपको आवेदन देना है, वहाँ आपको कोई कानून नहीं लिखना है कि मुझे इस कानून के तहत ये चाहिए। जी शासन ने और कानून में इतने ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं कि अगर आप कोई इलिटरेट पर्सन भी खाली ये लिख के देता है कि मुझे वेतनमान नहीं दिया गया 3 महीने से, जी वो उसका आवेदन पत्र ही अपने आप में एक दावा है, जी उसका क्लेम है। जी कोर्ट उससे ये नहीं कह सकती कि आपने इसमें ये तो लिखा नहीं, वो तो लिखा नहीं। जी खाली उसको ये लिखना है कि मैं यहाँ पर काम करता था, मेरा 3 माह का वेतन रोक लिया गया है, और उसका नाम ये है। बाकी इंस्पेक्टर का काम है, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का काम है, वहाँ पर सब डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, जी। वो उससे वसूल कर सकते हैं। जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि व्यक्ति खुद भी जो कर्मचारी है वो केस लगा सकता है। तो फिर अधिवक्ता की भूमिका क्या है? यदि व्यक्ति खुद केस लगा सकता है, सक्षम है, और उसे कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना है, तो फिर एडवोकेट की भूमिका कहाँ यहाँ पर आती है और किस तरह से? बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे जी। क्योंकि हमारे पास समय का बहुत अभाव है। जी जी, बहुत जी। अच्छा सवाल है आपका जी। कि कर्मचारी स्वयं जाके अपना केस लड़ सकता है, जी लेकिन क्योंकि उसको कानून का ज्ञान नहीं होता है, जी क्योंकि अगर एम्प्लॉयर ने अपना वकील कर लिया है जी तो वो कर्मचारी अपना बचाव कैसे करेगा, जी क्योंकि उसको कानून का ज्ञान नहीं है। जी तो इसलिए उस मजबूरी में वो वकील को करते हैं, जी क्योंकि वकील से जो अपना एक प्रोफेशनल उसको जो सलाह मिलती है या अपना एडवाइस मिलती जी। है, वो कानून के दायरे में मिलती है। क्योंकि एक कर्मचारी को तो नहीं पता रहता ना कि सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने क्या साइटेशन दिया है या क्या व्यवस्था दी है। जी तो इसलिए उसको, अगर वो सक्षम है, पढ़ा लिखा है, जी तो वो अपना केस कर सकता है। उसमें जी। कोई ऐसा नहीं है कि उसमें लेबर कोर्ट में या कर्मचारी बीमा अधिनियम के तहत अगर न्यायालय में आप जा रहे हैं तो आपको अधिवक्ता को ही नियुक्त करना है, जी कहीं नहीं। वो अपनी बात कह सकता है खड़े होकर, उसको कहीं किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी। नहीं। वो अपनी बात कह सकता है, कम शब्दों में कह सकता है, सिर्फ अपनी बात कहना आना चाहिए उसको कि मेरा ग्रीवेंस क्या है, मेरी तकलीफ क्या है, मेरी पीड़ा क्या है। जी तो कोर्ट उसको समझ के, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में कमिश्नर जो जज बैठे हैं, जी। वो जिसके साथ दुर्घटना घटी है उसके एक माई बाप हैं। जी पूरा उन्हीं को, कमिश्नर को देखना है कि इसको किस तरह पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, जी वो सब कैलकुलेट वो करेंगे, और इस पैसे को सही तरीके से इस तक कैसा पहुंचाया जाए जी कि इसका ये सही इस्तेमाल कर ले, वो बैठ के कमिश्नर की जिम्मेदारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस कानून के बारे में। दर्शकों, जैसा कि आज की चर्चा में हमने देखा कि श्रम कानून के अंतर्गत बहुत से प्रावधान किए गए हैं, जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम भी है, वर्कमैन कंपनसेशन और औद्योगिक विवाद। ज़रूरत है इनके बारे में जानकारी होने की और जागरूक होने की, जिससे कि समय आने पर कर्मचारी इनका लाभ ले सकें और इनसे जो भी उनकी समस्या है वो उसको दूर कर रहे हैं। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं, अगले अंक में फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।